ये माना जा रहा था कि विपश्यना के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली वापस लौट कर आएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी योजना के साथ पंजाब गए हैं। विपश्यना उसी योजना का पहला पड़ाव था। अब ये खुलकर सामने आने लगा है कि केजरीवाल पंजाब से जल्द नहीं चलने वाले। विपश्यना के बाद केजरीवाल लुधियाना विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार संजीव अरोड़ा को जिताने की तैयारी करेंगे, ताकि संजीव अरोड़ा चुनाव जीत सके और राज्यसभा से इस्तीफा देकर केजरीवाल के लिए रास्ता बना सकें। यही वजह है कि 15 मार्च को विपश्यना खत्म होते ही केजरीवाल लुधियाना जाएंगे, जहां 18 मार्च को आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान पखोवाल रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में रैली करेंगे। बात सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं है। केजरीवाल उसके बाद वहां के अस्पतालों का भी दौरा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान सत्येंद्र जैन भी केजरीवाल के साथ होंगे। असल में केजरीवाल का इरादा दिल्ली की तरह पंजाब के स्कूल्स और अस्पतालों को भी तैयार करने का है। हालांकि ये बात और है कि दिल्ली के स्कूल्स और अस्पतालों का इस्तेमाल सिर्फ घपलों और घोटालों के लिए किया गया और केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का बंटाधार कर दिया। इसी वजह से पहले केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भेजकर पंजाब के स्कूल्स का जायजा लिया था, जिसको लेकर शिक्षक संगठनों और विपक्ष ने भगवंत मान सरकार को घेरा था और पूछा था कि सिसोदिया किस हैसियत से स्कूल्स में जाकर शिक्षकों को निर्देश दे रहे हैं। अब यही काम केजरीवाल अस्पतालों में जाकर करेंगे। जाहिर है केजरीवाल के इस कदम का विपक्ष विरोध करेगा और वही सवाल फिर से दोहराया जाएगा कि केजरीवाल किस हैसियत से अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। जानकारी ये मिली है कि इस दौरान वे अस्पतालों में आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। सिविल अस्पताल में इन दोनों नेताओं की दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अस्पताल के स्टाफ को छुट्टी न लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें स्टेशन मेंटेन करने के लिए भी कहा गया है। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, विधायक अशोक पराशर, पप्पी, डीसी जितेंद्र जोरवाल, सिविल सर्जन डॉक्टर रमणदीप कौर और पंजाब हेल्थ सिस्टम कोऑपरेशन नगर निगम अफसरों के साथ सिविल अस्पताल का लगातार दौरा भी कर रहे हैं। अस्पताल को अपग्रेड करने के संबंध में चल रहे कार्यों का अधिकारी जायजा भी ले रहे हैं। सरकार का दावा है कि बहुत जल्द सिविल अस्पताल नए रूप में आधुनिक सेहत सुविधाएं मुहैया कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। होली के पहले ही हरियाणा में बीजेपी को होली खेलने का बड़ा मौका मिल गया। हरियाणा नगर निगम चुनाव में बीजेपी का कमल ऐसा खिला कि कांग्रेस और केजरीवाल के हाथ अंडा आया। बीजेपी ने 10 में से 9 नगर निगमों के मेयर का चुनाव जीत लिया। मानेसर की सीट से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता। चुनाव में बीजेपी की आंधी ऐसी चली कि कांग्रेस अपनी साख तक न बचा पाई। असल में विधानसभा चुनावों के बाद से ही कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। आपसी झगड़े इतने ज्यादा हैं कि अब तक कांग्रेस नेता विपक्ष का चयन नहीं कर पाई। मतलब हरियाणा विधानसभा में बिना विपक्ष के नेता के ही सारा काम चल रहा है। विधानसभा चुनावों में हरियाणा के लाल बनकर घूमने वाले केजरीवाल पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में दिखे तक नहीं। असल में केजरीवाल अब हरियाणा के लाल दिल्ली का बेटा बनने की जगह पंजाब दा पुत्र बनने की प्लानिंग कर रहे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव के लिए सुबह काउंटिंग शुरू हुई और शुरुआत से ही भाजपा प्रत्याशियों ने बढ़त बना ली। अंबाला नगर निगम में मेयर के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की और इसी तरह फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल और सोनीपत, हिसार, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर में भाजपा के मेयर जीत गए हैं। गुरुग्राम के मानेसर निगम में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुंदर लाल को मात दी। इंद्रजीत यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत के करीबी हैं और उन्हीं के नाम पर उन्होंने प्रचार किया था। जानकारी के अनुसार हिसार नगर निगम के मेयर भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पोपली 64,456 वोटों से जीते। भाजपा के प्रवीण पोपली को 96,329 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कृष्ण सिंगला को 31,843 वोट हासिल हुए। पानीपत में करीब 1.25 साल के बाद शहर को नई सरकार मिली। भाजपा ने 26 में से 23 वार्ड्स पर जीत हासिल की है। कांग्रेस एक और निर्दलीय 2 वार्ड में चुनाव जीते। वार्ड 4 में भाजपा के अनिल बजाज 5,891 वोटों से विजयी रहे, जबकि वार्ड 19 में भाजपा की नेहा शर्मा ने 118 वोटों से जीत दर्ज की। भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी कोमल सैनी जीत गई हैं। जीत को लेकर भाजपा में जबरदस्त उत्साह है। हरियाणा नगर निकाय चुनावों के नतीजों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हुड्डा ने कहा कि भाजपा पहले भी जीती हुई थी, क्योंकि हम तो चुनाव में गए ही नहीं थे। मैं जब सीएम था तब भी इन चुनावों में नहीं गया था और न अब गया। ये चुनाव भाईचारे का चुनाव होता है। हमारी कोई जीती गई सीट नहीं गई। भाजपा अपनी सीटों पर ही जीती, जबकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
दिल्ली का चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी ये कहने लगी कि केजरीवाल अब नेशनल लेवल की सियासत करेंगे और पार्टी का विस्तार करेंगे, लेकिन हकीकत है कि छवि से लेकर परसेप्शन तक की लड़ाई में बुरी तरह से मात खाए केजरीवाल के लिए करीब करीब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जिन पर चलते हुए वे सियासत में कोई बड़ा मकाम हासिल कर सके। दिल्ली में बुरी तरह हारने के बाद केजरीवाल अपने ही अस्तित्व को बचाने के संकट से जूझ रहे हैं और ये खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा हरियाणा में हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजों में देखा जा सकता है। करीब 4 महीने पहले हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जोरदार प्रचार अभियान भी चलाया था। आम आदमी पार्टी कोई सीट तो नहीं जीत सकी, लेकिन नतीजों के बाद उसने ये दावा जरूर किया कि अगर कांग्रेस गठबंधन करती तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती। हालांकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के इन दावों की हकीकत कुछ और थी, लेकिन इसके बाद केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने की कसम खा ली। हरियाणा आम आदमी पार्टी की रणनीति में पहले से ही शामिल रहा है, इसलिए केजरीवाल हर चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव हारने के बाद से केजरीवाल की सारी योजना ही चौपट हो गई। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का हाल इतना बुरा हुआ कि उनके उम्मीदवारों को कहीं 100 तो कहीं 150 वोट्स मिले, कई को तो नोटा से भी कम वोट्स मिले। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी का अब तक का सारा किया धरा खत्म हो गया। अब ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में क्या हासिल कर पाएगी। असल में पार्टी के पास केजरीवाल के चेहरे के अलावा कुछ नहीं था और घोटालों में फंसने के बाद से केजरीवाल का ये चेहरा दागदार बन गया। हरियाणा के नतीजे ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अगर केजरीवाल का विकल्प नहीं खोजा तो इस पार्टी का पूरी तरह से बंटाधार होना तय है। हरियाणा विधानसभा चुनावों की तरह ही आम आदमी पार्टी एक भी नगर परिषद कमेटी के चेयरमैन और अध्यक्ष की कुर्सी हासिल नहीं कर पाई। उल्टा पार्टी को कई तमाम जगहों पर शर्मनाक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जनस्थान भिवानी में भी पार्टी की फजीहत हुई। इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनावों में आप खाता भी नहीं खोल पाई थी। पिछले सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के बीच पड़ने वाले हरियाणा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की काफी कोशिश की। भिवानी नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए बड़ी संख्या में नामांकन हुए थे। बाद में 19 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए थे। इसके बाद चुनावी मैदान में 8 कैंडिडेट्स बचे थे। म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 182 वोट्स मिले। अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्दलीय वंदना केडिया विजयी रहीं। उन्होंने निर्दलीय अनु लोहिया को 1251 वोटों से हराया। सिवानी हरियाणा के भिवानी जिले की का हिस्सा है। यहां आप कैंडिडेट मणि को सिर्फ 182 वोट। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने सीधे कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में जरूर प्रदर्शन थोड़ा संतोषजनक रहा। यहां पर निशा दलाल फौजदार को बतौर मेयर प्रत्याशी 29,977 वोट्स मिले। सिवानी नगर पालिका में कुल 16 वार्ड हैं, इनमें ज्यादातर निर्दलीय ही जीते हैं। पालिका अध्यक्ष के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मणि को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन उन्हें नोटा से भी कम वोट्स मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार की निराशा कहें या फिर कोई रणनीति, लेकिन आतिशी मरलेना को यह सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे लोग अपनी पुरानी नौकरियों पर लौट जाएंगे। आतिशी मरलेना का यह कहना कुछ वैसा ही था जैसे चुनाव हारने के दूसरे दिन रो धोकर सौरभ भारद्वाज ने रोजी रोटी कमाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया। दिल्ली की सत्ता हाथ से छीनते ही आम आदमी पार्टी अगले 2 सालों में ये तय हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी का क्या हश्र होने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कोर वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिशें तेज कर दी। अगर ये वोट बैंक आम आदमी पार्टी के हाथों से खिसका तो फिर दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी का हाल कांग्रेस से भी बुरा हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट की तैयारी के लिए झुग्गी बस्तियों का ताबड़तोड़ दौरा कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से सुझाव ले रही हैं, लेकिन इसमें छिपी है बीजेपी की एक बड़ी रणनीति। झुग्गी झोपड़ियों में आम आदमी पार्टी के दबदबे को खत्म कर उससे भी ज्यादा गहरी पैठ बनाने की रणनीति। दिल्ली में 675 झुग्गी बस्तियां हैं, इसके करीब 1700 के करीब हटमेंट यानी अस्थायी घरों वाले कैंप्स हैं। इन सब में करीब 30 लाख की आबादी रहती है। इनमें से करीब 15 लाख वोटर्स हैं जो सरकार बनाने बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना के साथ ही उनके सबसे मजबूत वोट बैंक के तौर पर बनकर उभरी। आम आदमी पार्टी के इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। चुनाव में उसे कामयाबी मिली, लेकिन उसकी नज़र इस वोट बैंक को पूरी तरह से साधने पर है। सीएम रेखा गुप्ता ने बसंत कुंज इलाके में भंवर सिंह कैंप का दौरा किया, वहां के झुग्गीवासियों से उनकी समस्याओं को जाना। उनके इस दौरे के दौरान आरके पुरम के बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के साथ साथ बांसुरी स्वराज भी वहां मौजूद थी। सीएम ने झुग्गीवासियों के साथ संवाद के दौरान उन्हें भरोसा दिया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनकी झुग्गियों पर कोई संकट नहीं होगा, एक भी झुग्गी नहीं हटेगी और जहां झुग्गी है वहीं मकान मिलेगा।
पीने के पानी समेत बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस दौरान रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना उस पर झुग्गी वासियों में दुष्प्रचार करने और डर फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से मिलने आई हूं। दरअसल दिल्ली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी अपनी रैलियों में अक्सर ये दावा करती थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो न सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी बल्कि मुफ्त वाली योजनाओं को बंद कर देगी, बल्कि झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर भी चलवा देगी। झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी के दबदबे को पूरी तरह से खत्म करने के बीजेपी के प्लान की झलक रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही दिखी। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए झुग्गी झोपड़ी वालों को न्योता दिया। चुनाव से पहले भी बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ी वालों को लुभाने के लिए अभियान चलाया था। झोपड़ी प्रवास अभियान के तहत बीजेपी के नेताओं ने झुग्गी वालों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझा और भरोसा दिलाया कि सत्ता में आने के बाद वो इन समस्याओं को दूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनाव दर चुनाव ठोकी पिटी कांग्रेस को पता नहीं इतना ताव कहां और कैसे आ गया। वो संसद में ठोका ठोकी की बातें करने लगी। हालांकि ठोक देंगे कहने वाली कांग्रेस खुद ही बुरी तरह से ठुक गई और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ गई। असल में बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे इतने तैश में आ गए कि उन्होंने सीधा चेयर की ओर इशारा किया और कहा, डिक्टेटरशिप हो गई है, मुझे बोलना है, हम बोलने के लिए तैयारी भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे। इस पर उपसभापति ने आपत्ति जताई और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बैकफुट पर आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर सफाई देने लगे। उन्होंने कहा कि सर आपको नहीं, उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, आप सुनिए। इसके बाद उपसभापति ने सदन के नेता जेपी नड्डा को बोलने का मौका दिया। लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अच्छे से रगड़ा। राज्यसभा में नई शिक्षा नीति पर चर्चा चल रही थी। डिप्टी स्पीकर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए मौका दिया था, तभी मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में खड़े हो गए। डिप्टी स्पीकर ने खड़गे से कहा कि आपको सुबह बोलने का मौका दिया गया। खड़गे बोले कि सुबह शिक्षा मंत्री नहीं आए थे, तभी स्पीकर ने बैठने को कहा। इस पर खड़गे भड़क गए। उन्होंने सदन के नेता प्रतिपक्ष ने कमेंट किया कि आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे। खड़गे के कमेंट के बाद बीजेपी ने हंगामा कर दिया। सदन के नेता जेपी नड्डा खड़े हुए और बयान की निंदा की। नड्डा ने कहा कि नेता विपक्ष तजुर्बेकार हैं, लंबे समय तक संसदीय कार्य के रूप में नेतृत्व किया, सदस्य के रूप में भी काम किया, लेकिन अभी जो भाषा का इस्तेमाल किया वो निंदनीय है। उन्होंने खड़गे से माफ़ी की मांग की। इसके बाद खड़गे ने अपनी गलती भी स्वीकार की। उन्होंने कहा कि उपसभापति जी, मैं माफ़ी मांगता हूं, मैंने ये शब्द आपके लिए नहीं बोले, मैं सरकार की पॉलिसीज़ को ठोकेंगे बोला। अगर मेरी बात से आपको ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। इससे पहले राज्यसभा में नेता खड़गे ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर पलटवार किया और कहा कि विपक्षी दलों को प्रशिक्षण की नसीहत देने वाले नेता सदन को ही इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनके ही सदस्य और मंत्री ही समय पर सदन में नहीं आते हैं। दरअसल राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ होने पर उपसभापति हरिवंश आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवा रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के परिषद के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम पुकारा, लेकिन वे सदन में उपस्थित नहीं थे। विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री की अनुपस्थिति शर्म की बात है। खड़गे ने कहा कि नेता सदन जेपी नड्डा ने नसीहत दी थी कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सदस्यों को सदन के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं कि आप ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते, आपके लोग समय पर क्यों नहीं आते, मंत्रीगण भी नहीं आते, ये शर्म की बात है। पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों को करारी हार के बाद से आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल तक को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें आगे क्या करना है। विकल्प की सियासत का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी के चेहरे से कट्टर ईमानदारी का मुलम्मा पूरी तरह से उतर चुका है। आम आदमी पार्टी की छवि तार तार हो चुकी है। पार्टी में हाल ही में इस बात पर मंथन किया गया कि आम आदमी पार्टी की छवि को क्या वापस पाया जा सकता है, केजरीवाल को कैसे आम आदमी बनाकर पेश किया जाए। सूत्रों का कहना है कि बैठक में गोपाल राय ने केजरीवाल को सुझाव दिया कि वे फिर पहले ही की तरह आम आदमी जैसे रहने लगें। ये भी
कहा गया कि वे सुरक्षा हटवा दें, सरकारी मकान छोड़कर वापस कौशाम्बी अपने फ्लैट में रहें या दिल्ली में कोई डीडीए का फ्लैट लेकर उसमें रहें। लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल छोड़ मामूली गाड़ी में घूमना शुरू करें। शीश महल में रहने और आलीशान जिंदगी जीने की लत केजरीवाल को इस कदर लग चुकी है कि वे गोपाल राय के सुझावों को सुनते ही बुरी तरह से भड़क गए। केजरीवाल इतने नाराज हुए कि गोपाल राय को नेता प्रतिपक्ष बनाने तक से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने गोपाल राय को दिल्ली में पार्टी के संयोजक पद से इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ऐसा करने से सवाल उन पर भी उठ सकते थे कि दिल्ली में हार का जिम्मेदार गोपाल राय से ज्यादा खुद केजरीवाल ही रहे। उन्होंने ही पूरा चुनाव अपने चेहरे पर लड़ने की ठानी, हर कहीं अपना ही पोस्टर चिपकवाया। बस यही गलती केजरीवाल को भारी पड़ गई। सूत्रों का कहना है कि बैठक में आम आदमी बनने का सुझाव सिर्फ गोपाल राय ने नहीं बल्कि दूसरे कई नेताओं ने भी दिया था, लेकिन केजरीवाल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और भगवंत मान को साफ तौर पर निर्देश दिया कि जब वे विपश्यना के लिए पंजाब आएं तो उनके साथ पूरा अमला जमला होना चाहिए। यही वजह है कि करीब 50 लग्जरी गाड़ियां, सैकड़ों कमांडोज, जैमर, एम्बुलेंस के साथ केजरीवाल का काफिला पंजाब पहुंचा था। हालांकि इस काफिले को लेकर आम आदमी पार्टी की जमकर फजीहत भी हुई थी, लेकिन यही केजरीवाल की मर्जी थी। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को अब ये लग रहा है कि अगर उन्होंने फिर से आम आदमी बनने की कोशिश की तो पार्टी और जनता के बीच उनकी धमक कम हो जाएगी। केजरीवाल को ये भी पता है कि अब वो चाहे कितना भी ड्रामा कर लें, आम आदमी की छवि उन्हें फिर से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी पोल तो पूरी तरह से खुल चुकी है। इसलिए केजरीवाल अपनी पुरानी छवि पाने की कोशिश न करें और कुछ उसी अंदाज में सियासत करें जैसे राहुल गांधी करते हैं, तमाम लग्जरी सुविधाओं के साथ। हर मामले में पार्टी के नेता उनका बचाव वैसे ही करेंगे जैसे कांग्रेस के नेता ढाल बनकर गांधी परिवार की करते आए हैं। अगर पंजाब में संजीव अरोड़ा विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी राज्यसभा की सीट खाली होगी, जिस पर केजरीवाल उच्च सदन जाएंगे। तब उनको टाइप 8 का बंगला अलॉट होगा जहां से वे राजनीति करेंगे। उनकी पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं ने भी चुनाव हारने के बाद उच्च सदन में जाने का दूसरा उपाय ही किया था।